So, hello students, in this video we will going to practice all the module questions of PGBP chapter. As you all know कि PGBP chapter बहुत ही लेंदी है, लेकिन अगर आप मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस PGBP के करके जाते हैं then definitely you will be in a position to attempt the question of PGBP because generally PGBP का question house property head के साथ आता है and as we all know that house property head is very easy. तो PGBP छोड़ के जाने के चक्कर में पॉसिबल है अगर हाउस प्रॉपर्टी के साथ आया तो आपको हाउस प्रॉपर्टी भी छोड़ना पड़ेगा, तो वो रिस्क ना लें. एंड the best way to cover PGBP is learn the provision and practice only module questions. Do not practice any extra question apart from the past 2-year paper. That's it. Okay, तो चलिए आज हम PGBP के questions module से करेंगे one by one. Okay, now the first question is illustration number 62. This illustration has many cases, okay, and I will one by one discuss each and every case with you guys. So Messrs Anita Enterprise has written down value in the furniture block. Furniture depreciation हमें रेट दे रखी है, अगर नहीं दे रखी होती तो भी हमें डेप्रिसिएशन की रेट्स याद रखनी है कि इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन की क्या रेट दे रखी है, हमें वही रेट लगानी है. हम अपने मन से क्वेश्चन में गिवन या अकाउंट्स में यूज्ड ये वाली रेट्स नहीं ले सकते. अगर यहाँ पर 10% की जगह कुछ और रेट गिवन होती तो हम उस रेट को इग्नोर करते बिकॉज अंडर इनकम टैक्स we take depreciation rates as per income tax only. चलिए, तो फर्नीचर ब्लॉक की WDV दे रखी है 80,000. WDV एज ऑन 1/4/23. ब्लॉक में दो फर्नीचर हैं, फर्नीचर X एंड फर्नीचर Y. आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है अंडर सेक्शन 32 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25. मेक श्योर कि ये क्वेश्चन एक अटेम्प्ट पुराना है, ओके, तो वो ध्यान में रखते हुए आप कंप्यूट करिएगा कि आपसे इधर कौन से असेसमेंट ईयर का पूछा गया है. इधर 25-26 नहीं पूछा है, इंस्टेड दे हैव आस्क्ड फॉर 24-25. नो प्रॉब्लम, हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे बिकॉज देयर इज नो अमेंडमेंट अंडर दिस सेक्शन. चलिए, केस ए, फर्नीचर एक्स आपने बेच दिया 20,000 का 1/5/23 को. अगर आपने फर्नीचर एक्स बेच दिया, 80,000 आपकी WDV थी, 80,000 आपकी ओपनिंग वैल्यू थी, आपने 23-24 में फर्नीचर 20,000 का बेच दिया. फर्नीचर एक्स अभी भी आपके ब्लॉक में 60,000 की वैल्यू है, इसके ऊपर 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लग जाएगा. ठीक है, मैं आपको केस ए का साथ साथ में आंसर भी दिखा दूंगी. ये रहा 6,000 का डेप्रिसिएशन. नाउ केस बी, फर्नीचर एक्स सोल्ड फॉर 1 लाख ऑन 1/1/24. देखिए, कुछ लोग ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाफ रेट या फुल रेट, क्योंकि जनवरी का ट्रांजैक्शन है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हाफ रेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो परचेज एंड पुट टू यूज के केस में लगता है, दैट टू जब परचेज और पुट टू यूज सेम ईयर में होता है. ओके, तो अब इधर क्या है, 80,000 ओपनिंग वैल्यू थी, लेकिन आपने फर्नीचर एक ही बेचा है, एक्स ही बेचा है, बट वो आपने ब्लॉक की ओपनिंग वैल्यू से ज्यादा में बेच दिया. तो जो 20,000 है, 20,000 का जो आपको फायदा हुआ है, इसे बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. And there is no depreciation in case of short term capital gain or when WDV cease to exist, यानी कि ब्लॉक cease to exist होता है तब. केस बी, फर्नीचर एक्स सोल्ड फॉर 1 लाख एंड फर्नीचर एस परचेज्ड फॉर 35,000 एज ऑन 1/7/2023. देखिए, 23-24 में आपने परचेज भी करा और उसी ईयर में आपने सेल भी करा. अब हमारा WDV कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, ओपनिंग वैल्यू लेते हैं,
ओपनिंग वैल्यू में ड्यूरिंग द ईयर की परचेज ऐड करते हैं, दैट मीन्स 35,000। अब इसके टोटल में से हम ड्यूरिंग द ईयर की जो भी हमारी सेल है वो लेस करेंगे, तब हमारी क्लोजिंग WDV आएगी, और हमारी जो भी क्लोजिंग WDV होगी उसके ऊपर हम ब्लॉक की रेट से यानी कि 10% से उसके ऊपर हम डेप्रीसिएशन लगा देंगे। आप इसमें यहाँ कोई भी हाफ ईयर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। आपके ब्लॉक की जो वैल्यू है वो बच रही है 15,000, इसके ऊपर आप डेप्रीसिएशन लगा दोगे एट द रेट 10%। तो ये आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन केस बी, और ये आ गया 1500 केस सी का डेप्रीसिएशन। नाउ केस डी, फर्नीचर एक्स आपने बेचा है 10,000 का, फर्नीचर एस आपने परचेज करा है 40,000 का, सेम डेट सेम ट्रीटमेंट, 80,000 प्लस 40,000, ये हो गया हमारा 1,20,000। उसमें से 10,000 का आप फर्नीचर एक्स बेच दीजिए। रिमेनिंग अमाउंट पे हमारा डेप्रीसिएशन कंप्यूट हो जाएगा 10% की रेट से। 1,10,000 पे आपका 10% का डेप्रीसिएशन आ जाएगा, दैट इज 11,000। ओके, चलिए नेक्स्ट, ऑल दीज आर डन। नेक्स्ट इज केस एफ, फर्नीचर एक्स आपने बेचा 2 लाख का, फर्नीचर एस आपने परचेज करा है 40,000 का। तो अभी देखो क्या हुआ, वही सेम ट्रीटमेंट, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि फर्नीचर एस आपने जो परचेज करा है वो करा है आपने नवंबर 23 में, मतलब परचेज एंड पुट टू यूज सेम ईयर है। ऑल्सो पुट टू यूज इज लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज पुट टू यूज है। इस वाले फर्नीचर के ऊपर हाफ रेट से डेप्रीसिएशन लगेगा, पर पहले देखते हैं कि डेप्रीसिएशन की नौबत भी आती है क्या, क्योंकि 80,000 ओपनिंग वैल्यू, 40,000 ड्यूरिंग द ईयर परचेज, माने कि 1,20,000, लेकिन आपने जो फर्नीचर बेचा है वो आपने फर्नीचर बेच दिया 2 लाख का, तो 1,20,000 आपके ब्लॉक की वैल्यू है और 2 लाख का आपने फर्नीचर बेच दिया। 80,000 का आपका जो फायदा है ना वो जाएगा कैपिटल गेन में, 80,000 का फायदा आपका चला गया कैपिटल गेन हेड में। ओके, केस ई हमने शायद स्किप कर दिया, केस ई एक बार देख लेते हैं। केस ई में क्या है, 40,000 का फर्नीचर आपने 11/11/23 को बेचा, परचेज करा है, और 10,000 का फर्नीचर आपने बेचा है, तो 80,000 प्लस 40,000 1,20,000 माइनस 10,000, हमारे ब्लॉक की वैल्यू अभी बच रही है कितनी, 1,10,000। लेकिन इस 1,10,000 में आपको सबसे पहले अलग करना है 40,000, क्योंकि इस 40,000 के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा 5% की रेट से। आप 1,10,000 की वैल्यू में से 40,000 पहले हटाओगे और उस 40,000 के ऊपर 5% से डेप्रीसिएशन लगेगा, ठीक है। तो इधर रिमेनिंग हमारे पास बचा 70,000, 70,000 पे डेप्रीसिएशन लगेगा पूरे 10%, ठीक है। तो 7,000 का डेप्रीसिएशन इधर और 2,000 का डेप्रीसिएशन इधर, टोटल मिलकर के केस ई में डेप्रीसिएशन लगेगा हमारा 9,000 का, बिकॉज परचेज एंड पुट टू यूज सेम ईयर है एंड लेस देन 180 डेज है। चलिए ये दोनों केसेस डन। नेक्स्ट इज केस जी, फर्नीचर एक्स एंड फर्नीचर वाई दोनों बेच दिए, दैट मीन्स ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो गया। 80,000 ब्लॉक की ओपनिंग वैल्यू थी, लेकिन आपने 80,000 की वैल्यू में से 10,000 का आपने बेच दिया फर्नीचर एक्स और 35,000 का आपने बेच दिया फर्नीचर वाई। नो डाउट 35,000 अभी भी बच रहा है, लेकिन डेप्रीसिएशन किस पे लगाओगे, असेट ही नहीं है, आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई असेट परचेज ही नहीं करा है, केवल सेल हुआ है बस। -10,000 प्लस 35,000, 45,000 आप इसमें से माइनस करेंगे
35,000 बच रहा है वैल्यू, बट दैट इज नॉट WDV बिकॉज ब्लॉक ही सीज टू एग्जिस्ट हो गया। तो केस जी में नील डेप्रिसिएशन आएगा और ना ही कुछ भी आपका इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, ब्लॉक ही खत्म हो चुका है, तो फिर कुछ नहीं करेंगे। जी डन। एच फर्नीचर एक्स एंड फर्नीचर वाई बेच दिया, लेकिन अच्छा काम क्या करा कि आपने फर्नीचर टी परचेज कर लिया 1/7/23 को। अब आपका ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट नहीं हुआ। 80,000 की वैल्यू थी, 5,000 का फर्नीचर खरीदा, 85,000 वैल्यू हो गई। इसमें से आप माइनस करेंगे 10,000 प्लस 35,000। 10,000 और 35,000 कौन से? जो फर्नीचर आपने बेच दिया। 85,000 की वैल्यू थी, 45,000 का फर्नीचर आपने बेच दिया, 40,000 का फर्नीचर अभी भी बचा हुआ है, उस पे 10% से डेप्रिसिएशन लग जाएगा केस एच में। 40,000 से 10% का डेप्रिसिएशन, 4,000 की वैल्यू आ गई। ओके, 4,000 की हमारे पास इधर वैल्यू आ गई है। चलिए नेक्स्ट, केस आई। फर्नीचर Z परचेज फॉर 40,000 ऑन दिस 1/7/23 एंड पुट टू यूज करा है लेकिन 11/11/23 को। कोई बात नहीं, 80,000 की ओपनिंग वैल्यू थी, 40,000 का ड्यूरिंग द ईयर परचेज करा, लेकिन 40,000 वाले पे डेप्रिसिएशन लगेगा 5%, 80,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, तो टोटल 10,000 आपका लगेगा इसमें केस एच में। केस एच, ओके। केस आई, सॉरी नॉट केस एच, केस आई में ये रहा 10,000। डन। जे फर्नीचर क्यू परचेज्ड फॉर 50,000 ऑन 1/7/23 बट पुट टू यूज कब किया? 1/11/24 को। परचेज आपने करा है फर्नीचर 23/24 में, पुट टू यूज आपने कब करा है? पुट टू यूज आपने करा है इस फर्नीचर को, आपने 23/24 में पुट टू यूज नहीं करा, 24/25 में जाकर के पुट टू यूज करा है, काउंट ही नहीं होगा। फर्नीचर काउंट ही नहीं होगा। ब्लॉक की वैल्यू विल बी 80,000 और 80,000 पे फुल रेट से डेप्रिसिएशन लग जाएगा। फर्नीचर क्यू आपको काउंट ही नहीं करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं केस के। केस के में क्या है? फर्नीचर आर आपने परचेज करा 30,000 का ऑन 1/7/22, लेकिन इसको आपने पुट टू यूज करा है 23/24 में। अब ना मैक्सिमम बच्चे इधर भी क्या करेंगे, क्योंकि 23/24 में पुट टू यूज हुआ, लेकिन पुट टू यूज हुआ है नवंबर के अंदर, तो आप क्या करोगे, इसमें हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगाओगे, विच is wrong because half rate वाला concept only acquisition and put to use same year में होता है, तभी applicable होता है, otherwise नहीं होता है। ये फर्नीचर आपने परचेज कर लिया था 22-23 के अंदर, 22-23 का फर्नीचर आपने 23-24 में पुट टू यूज करा है, इस पे हाफ रेट नहीं लगेगी, इस पे फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। दैट मीन्स 80,000 का ओपनिंग वैल्यू एंड 30,000 की आपकी ड्यूरिंग द ईयर की परचेज, टोटल मिलाकर के 1/10 के ऊपर आप 10% का डेप्रिसिएशन लगाओगे केस के। ओके, 1/10 के ऊपर आपने 10% का डेप्रिसिएशन लगा दिया। नेक्स्ट, केस एल। फर्नीचर एस परचेज्ड फॉर 10,000 ऑन 1/7/23, लेकिन पुट टू यूज करा आपने 11/11/23 में, एंड फर्नीचर एक्स एंड वाई सोल्ड फॉर 10,000 एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली। ओके, इधर भी सेम कॉन्सेप्ट, परचेज आपने करा 23-24 में, बट ध्यान से देखें तो पुट टू यूज भी हमने कब करा? 23-24 में, लेकिन पुट टू यूज 180 डेज से कम है, हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, तो यहां पर हो गया 80,000 प्लस 80,000 ओपनिंग वैल्यू प्लस 10,000 ड्यूरिंग द ईयर की परचेज। अब इस ड्यूरिंग द ईयर की परचेज में से आप लेस करेंगे
ड्यूरिंग द ईयर की सेल, ठीक है। 16,000 मैं इसमें से लेस करूंगी, 90,000 मेरी वैल्यू हो गई, 16,000 मैंने उसमें से हटाया, 74,000 मेरे पास बच रहा है। इस 74,000 के दो टुकड़े होंगे, 10,000 पे तो 5% से डेप्रिसिएशन लगेगा एंड 64,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10% से। तो 64,000 पे 10%, 6400, 10,000 पे 5%, 500, मतलब 6900 टोटल मेरा डेप्रिसिएशन आएगा। नेक्स्ट केस एम, फर्नीचर आर परचेज हुआ 30,000 का 1/7/23 को, सोल्ड द सेम फॉर 40,000 11/11/23। सोल्ड वाले से कोई लेना देना नहीं है, परचेज आपने कर लिया 1/7/23 को, ठीक है। 80,000 ओपनिंग वैल्यू प्लस 30,000 परचेज, टोटल डेप्रिसिएशन लग जाएगा 10% का। ओके, दोनों केसेस एक साथ देख लेते हैं, केस एम एंड केस एल एंड केस एम। 80,000 30,000 ड्यूरिंग द ईयर आपने जो सेल करा उसको आप लेस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट पे टोटल डेप्रिसिएशन लग जाएगा। नेक्स्ट केस एन, फर्नीचर X and Y sold for 95,000 on 1/7/23 and purchased furniture R for 30,000 on 11/11/23। ओके, X and Y आपने बेचा, R खरीदा 30,000 का, 80,000 की ओपनिंग वैल्यू। R आपने 23/24 में खरीदा लेकिन नवंबर में खरीदा, कोई बात नहीं, एक बार को तो पूरा ऐड करो, 1/10 यहां से आ गया। ड्यूरिंग द ईयर मतलब 23/24 में ही आपने 95,000 का फर्नीचर बेच दिया, 95,000 का फर्नीचर बेच दिया, तो मेरे पास वैल्यू बच गई 15,000 की। अब इसमें से 15,000 में आप सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर वाले पे लगाते हो तो वो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन आ गया 15,000 पे हाफ रेट 750 रुपए। ओके, एंड नेक्स्ट इस क्वेश्चन में लास्ट केस, केस ओ। अब केस ओ को ध्यान से देखो, केस ओ में क्योंकि आपने मल्टीपल परचेज करी है, ईयर भी अलग अलग है, पुट टू यूज का भी अलग अलग देखना है, ठीक है। ओपनिंग वैल्यू रखो अपनी 80,000। नाउ सोल्ड जो करा है 23/24 में बेचा है 90,000, इसका ट्रीटमेंट लास्ट में करेंगे बिकॉज पहले हम परचेजेस ऐड करते हैं। अभी फर्नीचर ए परचेज करा था 17/12/23, मतलब दिसंबर 23 में परचेज करा और दिसंबर 23 में ही पुट टू यूज कर दिया। फर्नीचर ए 30,000 हाफ रेट वाला है, ध्यान रहे हाफ रेट। फर्नीचर बी आपने 23/24 में खरीदा था, पुट टू यूज भी आपने कब करा, पुट टू यूज भी आपने इसको 23/24 में ही करा लेकिन फरवरी में करा, ठीक है। एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज सेम ईयर, 50,000 हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लग जाएगा। इसके अलावा फर्नीचर जेड आपने परचेज करा था 22/23 में, पुट टू यूज करा है 23/24 में, अभी 60,000 पे फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि हाफ रेट ओनली लगती है एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज वाले ईयर में, ठीक है। अब 10,000 का जो फर्नीचर पी है वो आपने परचेज करा था 22/23 में, पुट टू यूज आपने इसको करा है 23/24 में, चाहे दिसंबर में करा हो डजेंट मैटर, 10,000 पे पूरी फुल रेट से डेप्रिसिएशन लग जाएगा। फर्नीचर क्यू आपने परचेज करा है 31/3/24 को, परचेज आपने नो डाउट 23/24 में कर लिया लेकिन पुट टू यूज आपने कब करा है ये देखो 1/4/24, मतलब पुट टू यूज आपने प्रीवियस ईयर में नहीं करा तो फिर ये असेट काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए टोटल वैल्यू निकालते हैं एक बार इसकी। 80,000 हमारी ओपनिंग वैल्यू थी, 30,000 का परचेज करा, 50,000 का परचेज करा, 60,000 परचेज किया एंड 10,000 का फर्नीचर परचेज करा, मतलब टोटल आपके पास परचेज में हो गए 2,30,000। माइनस करेंगे ड्यूरिंग द ईयर की सेल जो ऊपर दे रखी है आपको ऑलरेडी 90,000, ठीक है। 90,000 हटाया 1,40,000 हमारे पास आ गया। अब देखो 1,40,000 में से सबसे पहले आप 80,000 अलग करोगे जिसपे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। 1,40,000 में से आप सबसे पहले 80,000 अलग करोगे जिसपे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन
लगेगा, इस पे लगेगा 5% का डेप्रीसिएशन। फिर रिमेनिंग जितना भी अमाउंट है 60,000, उसके ऊपर लगेगा 10% से डेप्रीसिएशन। 80,000 के ऊपर आप 5% से डेप्रीसिएशन लगाओगे तो 4,000 का डेप्रीसिएशन इधर, 6,000 का उधर, टोटल मिलाकर के 10,000 का डेप्रीसिएशन लग जाएगा। एंड ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। केस ओ देखिए आप 10,000। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर एक्स, ग्रोअर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ टी, ओके, परचेज्ड मशीनरी, 15% वाली मशीनरी इन्होंने खरीदी है। जनरल प्लांट एंड मशीनरी की रेट 15% होती है। 10/4/22 को फॉर 10 लाख, ओके 22। अच्छा, इधर भी ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन भी असेसमेंट ईयर 24-25 का ही है। 10/4/22 को 10 लाख पे खरीदी। ही कंप्यूटेड डेप्रीसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। नीड योर कमेंट ऑन हिज वर्किंग, ओके, इसने डेप्रीसिएशन ऑलरेडी खुद कंप्यूट कर दिया। ये क्वेश्चन हमसे हमारी राय मांग रहा है, देते हैं हम इसको राय, ठीक है। ओपनिंग WDV 1/4/22 नील, ड्यूरिंग द ईयर परचेज 10 लाख, ओके। डेप्रीसिएशन 10 लाख के ऊपर 15% एंड 40%, मतलब उसका 40%, क्योंकि ये टी है ना तो 40% पार्ट ही ले रहा है, ठीक है। 60% एग्रीकल्चर माना जाता है एंड 40% इधर इसने माना बिजनेस का पार्ट। ओपनिंग WDV लेस डेप्रीसिएशन। फर्दर उसने ये भी कंप्यूटेशन करी है। अब इस क्वेश्चन में ना आपसे पूछा गया है कि बताओ इसने कंप्यूटेशन सही करी है या फिर नहीं। तो इधर सबसे पहले इसने जो गलत काम करा है ना, इसने ये काम सबसे बड़ा गलत करा है। बिकॉज पीजीबीपी में अगर आप डेप्रीसिएशन कंप्यूट कर रहे हो तो आपको ऐसे डेप्रीसिएशन कंप्यूट करना होता है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, उसे पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट की इनकम मान करके हम डेप्रीसिएशन कंप्यूट करते हैं। इसने इधर जो 40% वाला काम करा है ये एकदम गलत है। ओपनिंग नील, ड्यूरिंग द ईयर परचेज ले लिया और सीधा इसी के ऊपर 15% का डेप्रीसिएशन लग जाएगा, बिकॉज एंटायर इनकम इज टैक्सेबल अंडर इनकम, मतलब पीजीबीपी में ही आप उसको कंसिडर करोगे, ओके। एंड ये ओपनिंग WDV प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए इस ओपनिंग WDV पे 15% से डेप्रीसिएशन लगेगा, ओके। कोई भी आपको 40% 60% नहीं करना है। जब आप इनकम कंप्यूट कर रहे होंगे तो आप क्या करो, इनकम कंप्यूट करने के लिए ये आपने डेप्रीसिएशन लेस करा एंड जो रिमेनिंग अमाउंट आपका आया ना उस पे आप करो 60-40, डेप्रीसिएशन के लिए नहीं कर सकते हो, ओके। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये एक प्रोविजन इलस्ट्रेशन है बट स्टिल हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। न्यूली फॉर्म्ड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, डिटेल्स हमें दे रखी है डेप्रीसिएशन की 23-24, 24-25 असेसमेंट ईयर। डेट ऑफ एक्विजिशन दे रखी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखी है एंड डेप्रीसिएशन की रेट दे रखी है। ध्यान रहे न्यूली फॉर्म्ड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलेगा पहले साल में, ठीक है। एडिशनल डेप्रीसिएशन की रेट होती है 20%। अगर पुट टू यूज 180 डेज से कम का है तो 10% मिलेगा इस ईयर में, रिमेनिंग 10% आप नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर सकते हो, ओके। सबसे पहले एडिशनल डेप्रीसिएशन ही कंप्यूट करो आप। तो देखो इधर कब एक्वायर करा था, ये वाली प्लांट ए जो है ये इसने एक्वायर करा है 22-23 के अंदर, 22-23 में इसने एक्वायर करा है। डेप्रीसिएशन असेसमेंट ईयर 23-24 एंड 24-25, ठीक है। हम दोनों ईयर्स का कंप्यूट करेंगे, इधर तो 23-24 का और इधर 24-25 का एडिशनल डेप्रीसिएशन। 22-23 में एक्वायर करी 5 लाख, पुट टू यूज भी हम सेम में ही मान रहे हैं तो सेम ईयर में 20% का एडिशनल डेप्रीसिएशन मिल जाएगा 1 लाख, ओके। नेक्स्ट ये वाली एसेट भी 22-23 में एक्वायर कर ली थी तो इस पे भी 3 लाख पे पूरा का पूरा 20% यानी कि 60,000 23-24 में मिल जाएगा। ये एसेट दिसंबर 22 की है तो 2 लाख पे 10% तो इस ईयर में और रिमेनिंग 10% अगले साल में डेप्रीसिएशन मिलेगा। नेक्स्ट प्लांट डी
प्लांट डी इसने एक्वायर करा है 23-24 में, तो 22-23 में तो कुछ भी नहीं रहेगा। अगले साल यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 में ये एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा पूरे 20% का। ठीक है, ये केवल एडिशनल डेप्रिसिएशन की कहानी है। इसके बाद जो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन करना है वो आपको दोनों ईयर्स का अलग अलग करना है। आप सबसे पहले 22-23 की कंप्यूटेशन करोगे। 22-23 में आपने कौन सी असेट एक्वायर करी है? 1, 2, 3, मतलब आपने टोटल 10 लाख की एसेट एक्वायर करी है। तो ओपनिंग वैल्यू आप परचेज ड्यूरिंग द ईयर करोगे 10 लाख। ये 10 लाख के ऊपर आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करो। देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन तो 180 ऑलरेडी कंप्यूट हो गया। अब आपको कंप्यूट करना है नॉर्मल डेप्रिसिएशन। इस पे फुल रेट, इस पे भी फुल रेट और इस पे आ जाएगा हाफ रेट। 8 लाख पे फुल 15% और रिमेनिंग 2 लाख पे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन ये कंप्यूट हो गया। क्लोजिंग वैल्यू आ गई। फिर से वही काम, फिर से इस ईयर का एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको लेना है। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कंप्यूटेड है 40,000 एंड 1 लाख के ऊपर फुल 15% से डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है, ये आपने कर दिया। WDV 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर परचेज, 7,85,000 की वैल्यू आ गई। 7,85,000 पूरे के ऊपर 15% से डेप्रिसिएशन लग जाएगा एंड दिस इज योर क्लोजिंग WDV। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 64, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंडक्ट करी है, फॉलोइंग असेट्स दे रखे हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन है, पुट टू यूज गिवन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिवन है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ऑफिस में जो प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन किसके लिए मिलेगा? मशीनरी ए टू मशीनरी ई के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब आप इधर अगर अलग अलग करना चाहो तो फैक्ट्री बिल्डिंग एक अलग ब्लॉक है और ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये सेपरेट ब्लॉक फॉर्म करते हैं। तो आप 2 ब्लॉक वाइज अलग अलग कंप्यूट करिएगा। ठीक है, ब्लॉक वाइज आप अलग अलग कंप्यूट करोगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए एक ही ब्लॉक में आप नहीं करोगे। ओके, फैक्ट्री बिल्डिंग 50 लाख है, 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगता है, सीधा सीधा WDV आ गई। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का जो ब्लॉक है 15% वाला, उसमें ये सब कुछ आ गया। उसमें एक बार को तो आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए सब कुछ कंप्यूट करोगे, टोटल वैल्यू कंप्यूट करोगे आप। ओके, ब्लॉक कंसिस्ट मशीनरी A to F, मोटर कार एंड एयर कंडीशनर। ठीक है, सारी मशीनरीज आ जाएंगी, मोटर कार आ जाएगा और AC आ जाएगा। टोटल के ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपका 15% से कंप्यूट होगा, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन इसके ऊपर अलग आएगा, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको केवल और केवल न्यू मशीनरी पे मिलेगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, AC इनके ऊपर नहीं मिलेगा। ओके, इस बात का ध्यान रखना एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम। चलिए आगे देखते हैं अब अपन इसके अंदर और हमारे कौन से इलस्ट्रेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 65। इलस्ट्रेशन नंबर 65 है हमारा टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज वाले प्रोविजन में। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज ओनली एंड ओनली SLM फॉलो करने वाली अंडरटेकिंग के केस में आता है, और वो अंडरटेकिंग्स कौन सी होती है? पावर जनरेटिंग यूनिट्स। टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं जब ट्रांसफर करने पर लॉस हो, और अगर प्रॉफिट होता है तो उसे बोला जाता है बैलेंसिंग चार्ज। क्वेश्चन के थ्रू इसको करते हैं। 1/4/21 प्लांट परचेज करा 50 लाख, एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। पावर जनरेटिंग यूनिट है तो इनके पास में ऑप्शन है, और ऑप्शन में इन्होंने सिलेक्ट करा 15% SLM। कंप्यूट करना है बैलेंसिंग चार्ज एंड टर्मिनल डेप्रिसिएशन अज्यूमिंग द प्लांट वाज सोल्ड ऑन 21/4/23। कौन सा असेसमेंट ईयर? 24-25 असेसमेंट ईयर। ठीक है, आपको
4 ऑप्शंस दे रखे हैं। 50 लाख का प्लांट अगर इन्होंने 7.5 लाख में बेच दिया, 30 लाख में बेच दिया, 45 लाख में बेच दिया या 55 लाख में बेच दिया, तो हर केस में क्या होगा। सबसे पहले तो हमें कंप्यूट करनी है 50 लाख का आपका प्लांट है, वो 50 लाख का प्लांट आपने परचेज करा था 21-22 में। आप 23-24 के लिए WDV निकालिए, SLM के हिसाब से लगेगा तो 50 लाख में से आप 15% माइनस कर दो, ये हुआ 21-22 का। फिर आप और 15% माइनस करो, ये हुआ आपका 22-23 का। फिर आप और रिमेनिंग 15% माइनस कर दो, मतलब 15% माइनस कर दो, मतलब आपका 50 लाख पे जितना भी 15% आया, 50 लाख पे आप सीधा सीधा निकालोगे 15%, ठीक है, वो आ गया आपका 7.5 लाख। अब आप 50 लाख में से 7.5 लाख माइनस करो, सबसे पहले तो 21-22 का, फिर आप नेक्स्ट 7.5 लाख माइनस करो 22-23 का, तो आपके पास 23-24 की ओपनिंग WDV आ जाएगी, दैट इज 35 लाख। हर केस में सेम ओपनिंग WDV होगी 35 lakhs की। 35 lakh will be opening WDV in each and every case। अब सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ओपनिंग WDV ले ली, ड्यूरिंग द ईयर की परचेज कुछ है नहीं, आपको लेना है सेल प्रोसीड। पहले केस में सेल प्रोसीड है 7.5 लाख, तो सेल प्रोसीड 7.5 लाख हो गया। 35 लाख की चीज आपने 7.5 लाख में बेची है, आपको नुकसान हुआ, नुकसान को हम बोलते हैं टर्मिनल डेप्रीसिएशन। दूसरी बार 35 लाख की चीज आपने 30 लाख में बेची है, फिर से टर्मिनल डेप्रीसिएशन। तीसरे केस में 35 लाख की चीज आपने 45 लाख में बेची है, दैट मीन्स आपको हो गया बैलेंसिंग चार्ज। लास्ट केस 35 लाख की चीज 55 लाख में बेची है। अब 55 में ना एक चीज ध्यान रखो, 55 का मतलब कॉस्ट से भी ऊपर, जो असेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी उससे भी ऊपर बेच दिया आपने। तो अब आपको इस केस में क्या करना है, 55 लाख में आपने बेचा, 50 लाख की कॉस्ट थी, तो जो सबसे पहले तो 5 लाख है, 5 लाख अगर आपने कॉस्ट से ऊपर में बेचा तो आपका हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 20 लाख में से 5 लाख तो आपका हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड रिमेनिंग अमाउंट आपका हो गया बैलेंसिंग चार्ज। अगर आप कॉस्ट से भी ऊपर पे बेचते हो तो आपका कैपिटल गेन अराइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब पीजीबीपी में ही। देखिए, डेप्रिसिएशन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसे आप बहुत ध्यान से करिएगा, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर ध्यान रखने वाली। नेक्स्ट इज डॉक्टर आर परचेज हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/12/21 फॉर 10 लाख टिल 1/12/23 सेम वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड as a residence. On this date, the building was brought into use for the purpose of his medical profession. What would be the depreciation allowable for the assessment year 24-25? तो अभी क्या था, ये है एक्चुअल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, मतलब आपकी पहले कोई बिल्डिंग थी, बिल्डिंग पहले आपके काम आ रही थी पर्सनल पर्पस के, अब पर्सनल पर्पस वाली बिल्डिंग को आप प्रोफेशनल पर्पस के काम में लेने के लिए आ गए, तो आप डीम्ड डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे। 10 लाख की कॉस्ट थी, 10 लाख की कॉस्ट पहले उस ईयर में तो आप चेक करो 10 लाख है, कब 1/12/21, तो इस ईयर में तो आप हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगाओगे, ओके। 10 लाख पे 50% लगेगा, मतलब हाफ लग जाएगा 10% की रेट का, ओके, ये हो गया। फिर आपकी WDV आ गई, WDV आ गई आपकी 21-22 की 9.5, इस पे अब आप फुल रेट 10% से डेप्रिसिएशन लगाओगे, एंड ये आपका डीम डेप्रिसिएशन माइनस करके अभी तक का ये आपकी WDV आ गई, ओके। ऐसा ही सेम केस
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। रोशन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग ऑन 1/4/22, एक्वायर्ड लैपटॉप ऑन 1/4/22 फॉर 50,000 फॉर हिज बिजनेस यूज। सिंस हिज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस is only 55,000, he did not file his return of income. Okay, his business income before the depreciation under section 32 is 5,60,000. Since he is required to file his return of income, he seeks your advice for computing depreciation. Depreciation compute करने के लिए वो आपकी advice लेने के लिए आया है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ते ही काफी लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या रहा है। क्वेश्चन में आपको सिंपल ट्रीटमेंट करना है इसके लैपटॉप का। देखो पहला केस देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें 1/4/22 से, लेकिन डेप्रीसिएशन प्रोवाइड नहीं करा तो ठीक है, हम भी नील कर देंगे। मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम 1/4/23, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही 23 से करें, तो इसका मतलब 22-23 में डेप्रीसिएशन नहीं लगा। ए और सी केस में आप भी सेम कर दो, 50,000 नील डेप्रीसिएशन। अब इसके ऊपर आप डेप्रीसिएशन लगाओगे, लैपटॉप है इसलिए 40%, ये आपकी WDV आ गई। बी वाला केस क्या बोलता है, 1/4/22 से मेंटेन कर रहा है एंड 8,000 का डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करा है। ठीक है, जितने का डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करा है उतना ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू इस पे लगेगा 40%। 68. A car was purchased by S on 10th of August 2019 for 3,25,000 for personal use. देखो अब यहाँ पर ना इन्होंने गाड़ी की बात कर दी। जो प्रीवियस इलस्ट्रेशन में हमने करा था डीम डेप्रिसिएशन, वो केवल और केवल बिल्डिंग पे अप्लाई होता है, वो बिल्डिंग के अलावा दूसरे किसी भी असेट पे अप्लाई नहीं होगा। तो आप गाड़ी के केस में जितने में आपने गाड़ी खरीदी थी वही वैल्यू आज लोगे और केवल आज ही का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ओके, डीम डेप्रिसिएशन वाला लॉजिक यहां पर नहीं लगेगा। 69. कंप्यूट डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, असेसमेंट ईयर 24-25। 15% वाली प्लांट एंड मशीनरी है, 1/4/23 को एक्वायर करी 10 लाख की। प्लांट डी आपने एक्वायर करा 10/7/23 को 5 लाख का। 1 लाख हैज बीन पेड इन कैश टू द वेंडर एंड द बैलेंस थ्रू अकाउंट पे ई चेक। 10,000 से ऊपर का पेमेंट करोगे तो वो पेमेंट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। 10 लाख की असेट परचेज करी, 1/4/23 10 लाख की WDV थी, 5 लाख परचेज करा, लेकिन 1 लाख आपने कैश में पे कर दिया, कॉस्ट का पार्ट ओनली 4 लाख ही बनेगा, 14 लाख बन गया, डेप्रिसिएशन क्लेम हो जाएगा 15% से। और क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी है तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन भी ले सकते हो, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स भी एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल होता है। ओके, नेक्स्ट इज करेंसी फ्लक्चुएशन। मशीनरी परचेज करी 1 लाख यूरो की 3 सितंबर 22, ठीक है। एक्सचेंज रेट थी उस दिन 65। असेसी ने फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ली 5 अक्टूबर 23 की। कॉन्ट्रैक्ट में क्या रेट स्पेसिफाइड थी, 67। डेप्रिसिएशन आपको कंप्यूट करना है, तो सबसे पहले तो देखो आपने एक्वायर कितने में करा, 65 में, ठीक है। 65 में आपने एक्वायर करा, इस 65 पर ही आप अपना डेप्रिसिएशन कंप्यूट करोगे और जितना भी डिफरेंस है वो डिफरेंस ऐड हो जाएगा। मतलब आप पहले 65 के ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन निकालो, डन। डेप्रिसिएशन कंप्यूट होकर के ये आपकी WDV आ गई। अब कन्वर्जन देखो, आपने फॉरवर्ड लिया था कब का, 23-24 का, तो अब 23-24 में जो एक्सचेंज रेट डिफरेंस है, दैट मीन्स 2% का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ऐड हो जाएगा। भाई आपने तो एक्सचेंज रेट एक्विजिशन वाले दिन 65 ली थी, आपने फॉरवर्ड रेट 67, कॉन्ट्रैक्ट में जो मेंशन थी जो 2% का है वो एडिशनल डिफरेंस ऐड हो जाएगा। ये एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट पड़ता है। अब इस पे आपने 15% का डेप्रिसिएशन एज यूजुअल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डेप्रिसिएशन का या जो भी आएगा आगे। ओके देखिए पीजीबीपी मॉड्यूल के जितने क्वेश्चंस है ना, आप मॉड्यूल के उतने क्वेश्चंस पीजीबीपी के कर लो, दे आर मोर देन इनफ। आपको कहीं और किसी दूसरे क्वेश्चन पे नहीं जाना है। नेक्स्ट इज 71 वाला इलस्ट्रेशन, ये आपका साइंटिफिक रिसर्च का इलस्ट्रेशन है। तो देखिए ध्यान से, साइंटिफिक रिसर्च में आपने कमेंट्स करा है 16/8/23। ध्यान रखना 3 साल पहले तक, बिजनेस कमेंट्स होने की डेट से 3 साल पहले तक। तो आप 23 से 3 साल पहले जाओगे, 22, 21 और 20। 3 साल पहले तक के रेवेन्यू खर्चों में ओनली आपको अलाउड होता है सैलरी एंड मटेरियल। सैलरी में ध्यान रहे परक्यूजिट्स नहीं आते हैं। एंड बिजनेस कमेंस होने के बाद में रेवेन्यू ऑल एंड कैपिटल ओनली, सॉरी कैपिटल ऑल एक्सेप्ट लैंड। और पहले भी कैपिटल में सेम है, ऑल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड। ठीक है, तो इसने साइंटिफिक रिसर्च के ये खर्चे करे हैं। 18/8/23 देखो, आप सबसे पहले ना ईयर देखो, बाद का खर्चा, बाद का खर्चा, बाद का खर्चा, ये भी और ये भी। ठीक है, ये सारे कमेंट्स होने के बाद के खर्चे हैं। ऑल राइट, फिर भी आउटसाइड कंट्रीब्यूशन है, वैसे भी अलाउड हो जाएगा। नॉन बिजनेस पर्पस है मैम, अलाउड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइंटिस्ट को पे करा है, अलाउ हो जाएगा। नेशनल लेबोरेटरी को पे करा है, 100% अलाउ हो जाएगा। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इन हाउस रिसर्च, लैंड की कॉस्ट है 1.5 लाख। तो देखो लैंड का खर्चा अलाउ नहीं होता, आप अपनी बिल्डिंग की वैल्यू क्लेम कर सकते हो। तो आप केवल इसमें कितना अलाउ करोगे, 3.5 लाख। लैंड अलाउ नहीं होगा। परचेज ऑफ कार अलाउड है 2 लाख। अब देखो ये खर्चे हैं विद इन 3 इयर्स, बिजनेस कमेंस होने से जस्ट पहले वाले जो 3 साल हैं वो खर्चे दे रखे हैं आपको। कहां तक, यहां तक। ये है बिजनेस कमेंस होने से 3 साल पहले वाले खर्चे। तो देखो इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम वही, कॉस्ट ऑफ लैंड 1 लाख अलाउड होता है, बट कितना, 4 लाख। मटेरियल परचेज अलाउड है। सैलरी अदर देन परक्यूजिट अलाउड है। परक्यूजिट प्रोवाइडेड टू रिसर्च पर्सोनल अलाउड नहीं है। बाकी के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहां रिसर्च कमेंस होने से 3 साल पुरानी बात हो रही है। रिसर्च कमेंस होने से 3 साल पहले रेवेन्यू अलाउड तो है, लेकिन केवल और केवल सैलरी एंड मटेरियल। सैलरी में परक्यूजिट नहीं आता, ध्यान रखना। और ये जो खर्चे हैं ये आपकी रिसर्च कमेंस होने से 3 साल पुराने ही है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन लैंड। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, केवल 3 साल पुराने खर्चे अलाउ होते हैं, ये खर्चे अलाउ नहीं होंगे। ये कोई से भी खर्चे आपको अलाउ नहीं होंगे, ये कोई सा भी खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नॉट एप्लीकेबल। बिजनेस कमेंस होने से केवल 3 साल पुराने खर्चे अलाउ होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बेच दिया आपने साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट को। 5 लाख की मशीनरी थी, 18/8/22 साइंटिफिक रिसर्च के काम में लेने के लिए लाए थे आप। 17/7/23 को रिसर्च वर्क कंप्लीट हुआ। 31/3/24 को आपने उसको बेच दिया। कितने में, 1 लाख में और 7 लाख में। और दोनों में अलग अलग केस है। ठीक है, दोनों का फर्स्ट का ए केस और सेकंड का ए केस साथ में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट का ए और सेकंड का ए। 1 लाख में बेचा है, 7 लाख में बेचा है, ध्यान रखना।
आफ्टर यूजिंग द सेम फॉर बिजनेस पर्पज अदर देन साइंटिफिक रिसर्च, WDV थी 4,80,000, डेप्रिसिएशन की रेट है 15%। WDV लिया आपने, अब ड्यूरिंग द ईयर देखो सेल कितने में करा, मशीनरी आपने 1 लाख में मशीनरी को बेच दिया, सेल वैल्यू 1 लाख में आपने मशीनरी बेच दी, 380 आपके पास बचा हुआ है, रिमेनिंग वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, ये आपकी WDV आ गई। सेम ट्रीटमेंट उधर होगा, लेकिन यहां पर क्योंकि बेचा बहुत ज्यादा है तो 480 में से मैक्सिमम वैल्यू रहती है ओपनिंग WDV प्लस एडिशन मेड, मैक्सिमम, इसको एक्सीड नहीं करेगा। 7 लाख करके नहीं करोगे आप इधर, ओके। जो आपका 2,20,000 है वो आपका कैपिटल गेन में चला जाएगा। एक्सेस में जो बेचा है 480 थी ना, आपने 7 लाख में बेचा, एक्सेस अमाउंट कैपिटल गेन हेड में चला जाएगा, ओके। ये तो हुआ पहला ट्रीटमेंट, अगर साइंटिफिक रिसर्च के काम में लेकर के बेचते हो तो, ठीक है। आगे क्या बोला, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च विदाउट यूजिंग द सेम फॉर एनी पर्पस, किसी और दूसरे काम में लेकर के नहीं बेच रहे हो, तो हम क्या करेंगे, केस बी 1 लाख में बेचा, 7 लाख में बेचा, लोअर वाला क्लेम करेंगे। मतलब इधर आ गया वैल्यू ऑफ असेट 5 लाख थी, कितने में बेचा, 1 लाख 7 लाख, विच एवर इज लोअर, तो इधर आ गया 1 लाख और इधर 7 लाख, ओके। इस केस में कुछ भी नहीं, और इस केस में 2 लाख, वही 5 लाख में आपने कॉस्ट थी, 7 लाख में आपने बेचा, 2 लाख आपका कैपिटल गेन में चला जाएगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस के ऊपर है। टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस में एक चीज ध्यान रखना कि जब से आपने लाइसेंस फी का पेमेंट करना स्टार्ट करा है उस ईयर से काउंट करते हैं, उतने ईयर्स में अमोर्टाइज होता है। तो आपने लाइसेंस ऑब्टेन करा है 20/4/23 को, कितने टाइम के लिए, 10 साल के लिए। एंड होगा 33 में, वी ऑल नो 23 में लिया है 10 साल, 33 ठीक है। लाइसेंस फी कितनी, 18 लाख की। 35A के अंदर आप डिडक्शन क्लेम करो। सबसे पहला, एंटायर अमाउंट इज पेड ऑन 6/5/23, दैट मीन्स पूरा अमाउंट आपने 23-24 में ही पे कर दिया है, ओके। 23-24 में ही पेमेंट कर दिया, तो पूरा 18 लाख जो है वो आप 10 साल के लिए डिडक्शन क्लेम कर लोगे, मतलब पूरे 10 साल के लिए आप उसको अमोर्टाइज कर लोगे, ओके। तो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टिल द एंड 1,80,000 का आप बेनिफिट ले सकते हो। बी केस बोल रहे हैं एंटायर अमाउंट 1/4/24 को पे करा है, मतलब 24-25 में पेमेंट करा है, दैट मीन्स 1 साल बाद, तो पूरे 18 लाख तो रहेंगे, लेकिन 10 साल की जगह अब आप उसको 9 साल में अमोर्टाइज करोगे, तो फर्स्ट ईयर में निल और उसके बाद में 2-2 लाख की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फिर बोला कि आपने पार्ट पेमेंट करा है। पार्ट पेमेंट कैसे कैसे करा, आपने इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करा है, मतलब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो सबसे पहले तो आप 18 लाख को अगर हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं तो 6-6 लाख की इंस्टॉलमेंट बनेगी, ठीक है। अब पहला जो 6 लाख की इंस्टॉलमेंट है वो आपका 23-24, तो मतलब ये पूरे 10 साल, 60-60 हजार पूरे 10 साल के लिए मिलेगा। उसके बाद 24-25 में जो पेमेंट करा है, 24-25 में 6 लाख डिवाइडेड बाय 9, 6 लाख डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो गया 66,667 प्लस 60,000, क्योंकि 60,000 भी तो है पिछले बार वाला, तो ये फिर 6 लाख अगले साल पेमेंट करा है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 8 साल ही बचे, 75,000 प्लस एक तो आप ये 66 वाली डिडक्शन क्लेम करोगे, ठीक है, और एक आप ये 60,000 वाली डिडक्शन क्लेम करोगे, तो 2,01,667।
ये था हमारा टेलीकॉम लाइसेंस। ये पूरा इधर चार्ट में और एक्सप्लेन करा हुआ है, इंस्टॉलमेंट्स में रिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट 74, लाइसेंस एक्विजिशन कॉस्ट 1 लाख, परचेज करा है आपने लाइसेंस 22-23 में, लमसम पेमेंट करा, पहला पेमेंट सेम ईयर में पेमेंट कर दिया। ओके, तो मतलब आपने रिडक्शन भी क्लेम कर ली होगी। कितने टाइम के लिए लाइसेंस लिया? 10 साल। ठीक है, लाइसेंस 100% बेच दिया। कब बेचा है आपने लाइसेंस? आपने लाइसेंस बेचा है 24-25 में। लाइसेंस एक्वायर कब करा था? 22-23 में। तो 22-23, 23-24 ये 2 ईयर के लिए तो आपने डिवाइडेड बाय 10 करके 10-10 हजार 20,000 की आपने रिडक्शन क्लेम कर ली होगी। अब कितने में बेचा? 1,20,000 में। तो देखो 22-23, 23-24 20,000 की रिडक्शन क्लेम कर चुके हो। अब ये 20,000 की जो आप ऑलरेडी रिडक्शन क्लेम कर चुके हो वो बिजनेस इनकम बन जाएगा, और जो आपको लाइसेंस सेल करने पर आपने कॉस्ट से ऊपर लाइसेंस सेल करा है, कितने का? 20,000 का। 1 लाख का लाइसेंस 1,20,000 में सेल करा है, 20,000 आपका कैपिटल गेन में चला जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। दोनों इनकम बनेगी, पीजीबीपी की भी रिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर एंड कैपिटल गेन की एक्सेस 20,000। ओके, नेक्स्ट अब इधर आपने पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा है, इसमें भी सेम ट्रीटमेंट होता है। एक्विजिशन कॉस्ट दे रखी है 3 लाख की। लाइसेंस परचेज कब करा है आपने? 20-21 में। लमसम पेमेंट कर दिया। पहला पेमेंट, डेट ऑफ फर्स्ट पेमेंट है आपका 21-22, मतलब 20-21 में कोई पेमेंट नहीं करा तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लाइसेंस की लाइफ है 7 ईयर्स, 7 ईयर्स है, लेकिन डिडक्शन आप क्लेम करोगे 6 साल में, क्योंकि आपने पहले साल में पेमेंट नहीं करा। ठीक है, क्लेम पूरे 3 लाख पे कर सकते हो, लेकिन अमोर्टाइज करोगे 6 साल में। लाइसेंस आपने 40% लाइसेंस बेच दिया, इस बात का भी ध्यान रखना। कब बेचा है लाइसेंस आपने? 22-23 में, 1,20,000 में। चलो रिडक्शन क्लेम करते हैं। 21-22 में आप रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, 21-22 में आप रिडक्शन क्लेम करोगे। ओके, तो अभी देखो 20-21 कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगी, नील। 21-22 में 50,000 की रिडक्शन मिलेगी, क्योंकि आपने 6 साल के लिए रिडक्शन अब आप क्लेम कर सकते हो। एक चीज ना, इसको इधर करेक्ट कर लेना, ये 23 में सेल होगा। ओके, तो ये 23-24 बनेगा, सो दैट आप 22-23 में भी डिडक्शन क्लेम कर सको। 22-23 में भी आपका 50,000 की डिडक्शन क्लेम होगी, ये आप क्वेश्चन में करेक्ट कर लेना। जो एडिटेड मॉड्यूल है, मतलब अब जो रीप्रिंट हुआ है उसमें ऑलरेडी करेक्टेड है ये। ठीक है, 50,000 दोनों जगह। अब देखो, अब क्या करा? अब आपने लाइसेंस बेच दिया, आपने 23-24 में लाइसेंस बेच दिया है, 23-24 में लाइसेंस बेच दिया, लेकिन 3 लाख की लाइसेंस की वैल्यू थी। 1 लाख अभी तक डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, 2 लाख की वैल्यू बची है। 1,20,000 का लाइसेंस बेचा, दैट मीन्स 80,000। ये 80,000 की डिडक्शन अब आप कितने ईयर्स में क्लेम करोगे? 6 में से 2 साल की डिडक्शन आप क्लेम कर चुके हो, तो बचे 4, मतलब इस साल में अब आप 20,000 की डिडक्शन क्लेम करोगे। कोई बिजनेस इनकम नहीं, कोई भी कैपिटल गेन नहीं, क्योंकि लाइसेंस अभी भी बचा हुआ है और आपने लाइसेंस कम पे बेचा है। ओके, नेक्स्ट टेलीकॉम लाइसेंस हो गया। नेक्स्ट इज हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए क्या बोलता है? अगर कंपनी का है तो सबसे पहले चेक करना है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज हायर। हायर वाले को कंपेयर करोगे एक्चुअल से, विच एवर इज लोअर की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बता रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, नोट्स में से आप पढ़ सकते हो, वही एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होंगे, उनके अलावा और कोई भी नहीं। ठीक है, ये एक इंडियन कंपनी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, लीगल, तीनों एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं एज पर इनकम टैक्स। तो टोटल कितना?
11 लाख, एक्चुअल खर्चा आपका लगा है 11 लाख का। अब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 30 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 40 लाख। दोनों में से हायर किसका आएगा? 40 लाख का 5% और 11 लाख, विच एवर इज लोअर, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितना आ गया? 2 लाख। अब ये जो 2 लाख है ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अमोर्टाइज हो जाएगा। सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next is illustration number 77 and this is based upon 43B. That means actual payment basis. अगर आप वो 6 खर्चे जो मेंशन है उनका पेमेंट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले कर देते हो तो वो आपको प्रीवियस ईयर में अलाउड हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। जिसमें से सबसे पहला आ गया लीव एनकैशमेंट। खर्चा पहला जो पेमेंट है, ध्यान रखना इधर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/24 और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 31/10/24। 65,000 का खर्चा था, पहला पेमेंट आपने कर दिया 1/6/24 को, मतलब 24/25 में पेमेंट कर दिया बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो 15,000 तो आपको 24/25 में अलाउ हो जाएगा। रिमेनिंग पेमेंट भी करा तो 24/25 में है, लेकिन रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद। तो 15 और 50 अलग अलग ईयर में अलाउ होगा। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट टू बैंक। इसका भी सेम ट्रीटमेंट, जितना आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले करा है वो तो आप इसी प्रीवियस ईयर में अलाउ कर दोगे और जितना बाद में करा है वो आप नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में अलाउ कर दोगे। बोनस के केस में भी सेम एप्लीकेबल होगा। बोनस आपने 24/25 में 30,000 का पेमेंट करा है, लेकिन ध्यान रखना रिमेनिंग जो बोनस है वो भी आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले ही पे कर दिया, तो आपको पूरा का पूरा 87,000 का बोनस इसी प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा। एंड सेम प्रोविजन लगता है इंटरेस्ट पेबल टू LIC लोन। 50 और 25 करके ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। देखो, इस वीडियो को आप जितना मैक्सिमम देखोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 78। इलस्ट्रेशन नंबर 78 में बोला कि एक्स एक फर्म है, एंगेज्ड है इन ट्रेडिंग ऑफ क्लॉथ। टर्नओवर दे रखा है 23-24 का 1,57,80,000, जिसमें से 25 लाख आपको अकाउंट पे ही चेक से रिसीव हुआ है। ठीक है, टर्नओवर पे ध्यान रहे 2 करोड़ से कम का है। टर्नओवर 2 करोड़ से कम का है, ये पर्सन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकता है, 44AD ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि आप देखो टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम है। और अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा भी होता तो आप देखते कैश रिसिट। कैश रिसिट अगर टर्नओवर के 5% तक है तो 3 करोड़ तक का टर्नओवर भी अलाउड है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए। क्या बोला आगे? सैलरी बता दी एज पर 40B, मतलब कंप्यूटेड है ऑलरेडी। एम्प्लॉइज को जो पे करा, डेप्रीसिएशन, मटेरियल, अदर एक्सपेंसेस, टोटल दे रखा है और इधर हमको नेट प्रॉफिट दे रखा है। इनकम कंप्यूट करनी है, टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम 90,000 अदर सोर्सेज में जाती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड ये 80G में डिडक्शन का अमाउंट दे रखा है। ठीक है, इधर प्रोविजन मेंशन कर दिया कि सिंस 2 करोड़ से कम है 44AD के लिए एलिजिबल है। ऑल राइट, आगे आपको ना लेकिन दोनों मेंटेन करना है, क्योंकि आपको इसको सजेशन देनी है, तो आप दोनों बताओगे कि 44AD ऑप्ट करता है तो क्या होगा, नहीं करता है तो क्या होगा। अगर बाय चांस ये 44AD ऑप्ट कर लेता है तो देखो इधर जितना नेट प्रॉफिट दे रखा है आप वो नेट प्रॉफिट लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, ये तो अपनी नॉर्मल जैसे इनकम कंप्यूट करते हैं वैसे आ गई और सारे के सारे खर्चे अलाउ हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑडिट नहीं करवाना चाहता है, मेंटेन नहीं करें और ऑडिट नहीं करवाना चाहता है तो क्या होगा? तो फिर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करो। कैसे करनी है? आपका जितना भी टर्नओवर है, टर्नओवर का जितना भी अमाउंट आपने कैश में रिसीव करा है, हैज बीन रिसीव्ड इन अकाउंट पे चेक। देखो ये अकाउंट पे चेक से रिसीव हुआ है,
तो इसका तो 6% इनकम मानेंगे और रिमेनिंग की 8% इनकम मानेंगे। ओके, तो ये हो गया 6% इसका जो आपने अकाउंट पे ही चेक या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ऑब्टेन करा है, और रिमेनिंग 8%। दैट्स इट, ये पीजीबीपी की कंप्यूटेशन हो गई। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन नहीं करनी पीजीबीपी की अगर आप प्रिजम्पटिव ऑप्ट करते हो तो। ये कैपिटल गेन की इनकम, अदर सोर्सेस की इनकम एंड एटीजी की डिडक्शन, ये आपकी इधर इनकम आ गई है। ये भी सेम ही है। ट्रेडिंग ऑफ क्लॉथ सेम, सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट सेम ही दे रखी है। तो ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। 57,80,000 आउट ऑफ विच 25 लाख हैज बीन रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक। ओके, कम है, एलिजिबल है, सेम कंप्यूटेशन करोगे आप, 6%, 8%। ओके, नेक्स्ट इज 44 AE। नेक्स्ट जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 80 है, ये 44 AE पे बेस्ड है। इसको भी देख लेते हैं। सुखविंदर, प्लाइंग ऑफ गुड्स कैरेज, प्लाइंग ऑफ गुड्स कैरेज मतलब 44 AE ऑप्ट कर सकते हैं। 1 अप्रैल 23 को 10 ट्रक थे जिसमें से 6 हैवी गुड व्हीकल हैं। वेट आपको इधर दे रखा है। ओके, 12 से ऊपर वाला हैवी गुड व्हीकल कहलाता है। डन, चलिए 2/5/23 he sold one of the heavy good vehicle and purchased light good vehicle 6th of May 23। पुट टू यूज कब हुए उससे कोई लेना देना नहीं है 44 AE के अंदर। आपको ये पर्टिकुलर इनकम दे रखी है, फ्रेट कलेक्टेड, ऑपरेशनल चार्जेस, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप 44 AE में कंप्यूट कर रहे हो ना, तो आपको एक ही चीज देखनी है। आपके पास 10 व्हीकल्स हैं, 10 व्हीकल्स में से ध्यान रखो जो 5 हैवी गुड व्हीकल हैं, 5 हैवी व्हीकल, वो तो आपके पास पूरे ईयर के लिए थे। ईच का वेट है 20 टन। तो इसमें कंप्यूटेशन कैसे होती है? 1000 पर व्हीकल पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ये तो पूरे 12 महीने के लिए थे, तो टोटल आ जाएगा, ये 5 गुड्स का टोटल आ गया 12 लाख। फिर एक हैवी व्हीकल जो आपने बेच दिया 2 मई को, तो अप्रैल और मई 2 महीने लेने हैं। मई क्यों काउंट करना है? बिकॉज पार्ट ऑफ द मंथ भी आता है। 1000 इंटू एक व्हीकल इंटू 20 का वेट और अप्रैल एंड मई 2 मंथ्स, ये आ गया 1000 1 व्हीकल 2 मंथ्स 20 टन 40,000। इसके अलावा अब हैवी देखना, 10 में से 6 अगर हैवी थे, सॉरी अब लाइट देखेंगे, तो 4 आपके पास लाइट गुड व्हीकल हैं, 7500 पर मंथ पूरे 12 महीने के लिए हैं और पर व्हीकल। और जो एक लाइट गुड व्हीकल आपने एक्स्ट्रा लिया, मतलब 7500 इंटू 1 व्हीकल, और वो आपने कब लिया? वो आपने मई में खरीद लिया था, तो केवल अप्रैल हटा, मई से लेकर के पूरा मार्च यानी कि 11 महीने। ये आपका 44 AE की इनकम आ जाएगी। ओके, yes, so next question, that is illustration number 85 is based upon 40B। 40B में पार्टनर का इंटरेस्ट एंड पार्टनर का रेम्यूनरेशन कवर होता है। अब ये एक प्रोविजन इलस्ट्रेशन बेस्ड है, जिसमें यहां पर आपको आंसर दे रखा है कि डिसअलाउड अमाउंट कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 20,000 का इंटरेस्ट है, 10% की रेट, डीड में भी 10%, तो कुछ भी डिसअलाउड नहीं होगा। ऐसे ही करके ये पूरा है। बस आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि 12% के ऊपर का जो इंटरेस्ट है अलाउड नहीं होता, चाहे डीड में कुछ भी लिखा हुआ हो। जैसे इधर 15% का अलाउ कर रहे थे, पार्टनरशिप डीड में 12% है, 3% डिसअलाउ। इधर अलाउ कर रहे हो 20%, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है 18%, मतलब 12% से ऊपर है ना, पूरा एक्सेस जो है, एक्सेस आपका डिसअलाउ हो जाएगा।
क्योंकि आप दे रहे हो 20%, इनकम टैक्स मैक्सिमम अलाउ करता है 12%, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि डीड में कुछ भी लिखा हो। अगर डीड में कम है 12 से तो ठीक है, 12 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं हम, दैट इज 86। 86 है पार्टनर के रेम्यूनरेशन पे बेस्ड। अब इसके अंदर अमेंडमेंट है, पहले जो 3 लाख का अमाउंट था बुक प्रॉफिट का, अभी वो 6 लाख हो गया है, तो आप उस चीज को ध्यान में रखना। और जो 1.5 लाख था वो 3 लाख हो गया है, ठीक है, मतलब लिमिट्स डबल करी है इन शॉर्ट। चलो, उत्तर दक्षिण पार्टनर्स ऑफ पीपी ट्रेडर्स, ये आपको उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम एक बार बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहला है डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। सेक्शन 32 में 30,000 का डेप्रिसिएशन है, और ऊपर देखो, ऊपर दे रखा है डेप्रिसिएशन 40,000 का, ठीक है। आगे, ड्यूरिंग द ईयर फर्म हैड इनकर्ड लॉस ऑफ 17 लाख, 17 लाख का लॉस है, जिसमें अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी आ रहा है 1 लाख का, 1 लाख का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। तो आप जब बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम आपको ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को ध्यान रखना है। ओके, चलिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक से आपने जो लोन लिया है वो लोन स्टिल अनपेड है, तो उस पे अनपेड जो इंटरेस्ट है अलाउ नहीं होगा एज पर सेक्शन 43B। आपको फर्म की टोटल इनकम कंप्यूट करनी है, टैक्सेबल रेम्यूनरेशन कंप्यूट नहीं करना है, टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। अब उसके लिए सबसे पहले आप कंप्यूट करोगे बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होता है, आपको लेना है सबसे पहले प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स लेने के लिए आप सबसे पहले उठाएंगे ये वाला नेट प्रॉफिट, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट में आप करेंगे एडजस्टमेंट्स। ये हमने नेट प्रॉफिट लिया, नेट प्रॉफिट में हमने एडजस्टमेंट्स करे इनकम टैक्स वाले। तो सबसे पहला मुझे जो इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन का 40,000 आप ऐड करोगे और फिर 30,000 आप लेस कर दोगे। उसके बाद मुझे दूसरा जो दिख रहा है वो दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो इधर जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन आपने लिखा हुआ है 45,000, ये पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब एड बैक हो जाएगा, ठीक है। आपने डेप्रिसिएशन का काम कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन का काम कर दिया। अब उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए आपने दे रखा है 15% का, तो 4500 प्लस 6,000 टोटल पे, ये टोटल कितने के बराबर है, 15% के बराबर है। 4500 और 6,000 15% के बराबर है। आप 3% का इंटरेस्ट डिसअलाउ कर देंगे, 2100 का इंटरेस्ट आएगा, 2100 का इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब एड बैक हो जाएगा। अब क्योंकि हम रेम्यूनरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप पूरा का पूरा रेम्यूनरेशन, जितनी भी आपने पार्टनर को सैलरी दी है वो पूरी की पूरी पार्टनर की सैलरी भी आप ऐड करोगे। ये रही पार्टनर की सैलरी, ये रहा पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंप्लीट ऐड कर दिया, डन। अब इसमें से आपको करने होता है एक और एडजस्टमेंट, और वो होता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का। देखो, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 1 लाख का, ठीक है। आप पूरा का पूरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस कर सकते हो, तो आपका बुक प्रॉफिट कितना आ गया, 17,76,600। ये इसने इधर 600 नहीं लिखा, 600 भी लिख लेना, प्रिंटिंग एरर है वो, ठीक है। ये आपका बुक प्रॉफिट आ गया। अब इस बुक प्रॉफिट पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ये बुक प्रॉफिट में से आप 6 लाख अलग करिए, ठीक है। 6 लाख का होगा 90%, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका होगा 60%, ठीक है। बुक प्रॉफिट के फर्स्ट 6 लाख पे आपको करना होता है 90%, और जितना भी रिमेनिंग अमाउंट आएगा, रिमेनिंग अमाउंट पे आपको करना होता है 60%। तो 6 लाख अगर मैं इसमें से हटा दूं तो 11,76,600, उस पे मुझे करना है 60%, दैट कम्स टू 705,960 प्लस 90%, तो टोटल मेरा आ गया 12,45,960 रुपए।
ठीक, अब एक्चुअल या फिर एक्चुअल रेम्यूनरेशन या फिर लिमिट, विच एवर इज लोअर अलाउ होता है, तो हमने लोअर वाला रेम्यूनरेशन अलाउ करेंगे। अब देखो ये जो बुक प्रॉफिट है इसमें आपने इनकम टैक्स के एडजस्टमेंट्स तो कर ही दिए, इस बुक प्रॉफिट में रेम्यूनरेशन ऑलरेडी पूरा एडेड है, इसमें आप करो प्लस अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसकी डिडक्शन हम लास्ट में देते हैं, हम अभी क्लेम नहीं करते बिकॉज ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए हो जाता है। ठीक है, ये हमने एक स्टेप रिवर्स मारा, ये आया हमारा इनकम टैक्स का अभी प्रॉफिट, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं कंसिडर करना अभी। ठीक है, उसमें से माइनस करो जितना रेम्यूनरेशन अलाउड है 12,45,960 माइनस कर दो, रिमेनिंग जो है वो हमारी इनकम आ जाएगी फर्म की। ठीक है, ये रही, इसमें से बिजनेस लॉस सेट ऑफ करना है, बिजनेस लॉस सेट ऑफ कर दो क्योंकि उसका टाइम लिमिट फिक्स होता है 8 साल, तो आपकी टोटल इनकम आ गई नील, और 1 लाख का जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 87, एग्जैक्टली सेम है ऊपर वाले जैसा, लेकिन एक चीज का इसमें डिफरेंस है, इसमें इधर ना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दे रखा है 18 लाख का, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है 2 लाख का। अब ध्यान से अगर हम बुक प्रॉफिट पे जाए ना, तो अगर मैं इस बुक प्रॉफिट मतलब इतने अमाउंट में से 18,76,600 में से 2 लाख माइनस कर दूंगी ना, तो वो आएगा माइनस, अगर मैं इसमें से पूरा का पूरा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कर दूंगी तो आएगा 16,76,600। ये कम हो गया इससे। बुक प्रॉफिट कभी भी बिजनेस लॉस से कम नहीं होगा, तो आप इधर उतना ही अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करो जितना माइनस करके बुक प्रॉफिट के बराबर आ रहा है। बुक प्रॉफिट जितना ही आपको अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ठीक है, तो 76,600 का ही अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस होगा, पूरा 2 लाख का नहीं कर सकते हो। बस इस क्वेश्चन में यही बात ध्यान में रखने की है, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज सेम है ऊपर वाले के जैसा। चलिए, ये हमारे जनरल इलस्ट्रेशंस आ गए 88 एंड 89। ये कंप्लीट इलस्ट्रेशन है, इससे आपको पूरे पीजीबीपी की नॉलेज मिल जाएगी। 3 कंप्लीट इलस्ट्रेशंस है हमारे। ठीक है, अब एक एक करके इनको करते हैं, इससे आपको समझ आएगा कि आपको एग्जाम में पीजीबीपी का क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। चलिए, पहला इलस्ट्रेशन नंबर 88। मिस्टर सुनील इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही ऑल्सो रन्स प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट। ओके, सुनील का एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलता है, बट ही इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो प्राइवेट कोचिंग से जितना भी इनकी इनकम आ रही है ना, वो अदर सोर्सेज की इनकम बनेगी, इस बात को ध्यान रखना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट नहीं देख रही हूं, क्यों? क्योंकि मुझे सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पे देखना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन सबसे पहला, 20% ऑफ द मोटर कार एक्सपेंस इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन। मोटर कार के लिए आपने जितना भी खर्चा करा है, ये मोटर कार का जो खर्चा है, इसमें से केवल 20% ही प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो केवल उतना ही अलाउ होगा। डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर मोटर कार 27,000 अगर पूरा प्रोफेशन के काम में आती तो, लेकिन मोटर कार कितनी काम आ रही है? ओनली 20%। ओके, आउटस्टैंडिंग फीस ऑन 31/3/2025 2000, whereas 500 रिसीवेबल फ्रॉम मीता इज कंसिडर्ड एज बैड। एक बात आप पहले से पढ़ लेना कि ये कैश बेसिस पे मेंटेन करता है, इसका मतलब इसने ऑलरेडी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में वही मेंशन कर रखा है जो इसको कैश में रिसीव हो गया या फिर कैश में खर्चा लग गया। तो आउटस्टैंडिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, आउटस्टैंडिंग तो इसने खुद ऑलरेडी रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा होगा। ठीक है, इधर भी यही आया आउटस्टैंडिंग फीस, तो इन दोनों से हमें लेना देना ही नहीं है, बिकॉज ही इज मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड पेमेंट ऑफ 2000। ऑफिस एक्सपेंस में 2000 का एक पेमेंट है जो कि इनकर हुआ था 23-24 में। 23-24 का पेमेंट है, कैश बेसिस फॉलो करते हो तो अभी क्यों इंक्लूड कर रखा है?
ये सब थी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और अब मुझे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ ऐसी चीजें दिख रही है, ऑडिट फीस, ठीक है, प्रोफेशनल वर्क, ठीक है, कोचिंग फीस अदर सोर्सेस, इन्वेस्टमेंट की इनकम, एग्जामिनर फीस, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये सब किसी दूसरे हेड में जाना चाहिए। अदर सोर्सेस एंड हाउस प्रॉपर्टी। अब इधर आते हैं, म्युनिसिपल टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी, कोचिंग एक्सपेंस, अदर सोर्सेस, पर्सनल एक्सपेंस कहीं पर भी नहीं अलाउ होंगे, ठीक है। मेंबरशिप फीस चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ही है, ओके। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, डिडक्शन मिलेगी इसकी, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की तो 80C में। इनकम टैक्स को आपने इधर शो कर रखा है, नॉट अलाउड, ओके। प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी नहीं है अलाउड। अब इसका एक बार हम सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है। तो इसने टोटल इनकम में, अब देखो आपको जो ऊपर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में रेंट दे रखा था, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो वो कैलकुलेट करो। 5000 का रेंट, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, एनएवी आ गई, एनएवी में से 30% माइनस करेंगे, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इधर कंप्यूट हो गई, डन। हाउस प्रॉपर्टी क्यों करी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट? क्योंकि यहाँ पे हमें रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी दे रखा था, और क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में पूछिए ग्रॉस टोटल इनकम, क्वेश्चन में केवल पीजीवीपी की इनकम नहीं पूछी, ग्रॉस टोटल इनकम पूछी है। हाउस प्रॉपर्टी डन। अब आ गया पीजीवीपी। पीजीवीपी में आप पूछोगे कि हम प्रॉफिट कहां से उठाए, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, आप सारी की सारी इनकम लोगे, उसमें से सारे अलाउड एक्सपेंडिचर माइनस करोगे, जो अननेसेसरी है उसको हटाओगे, वही हमारा पीजीवीपी की इनकम बनेगी, ठीक है। पीजीवीपी में आपने सबसे पहले लिया ऑडिट फीस, फिर आपने लिया प्रोफेशनल वर्क से जो इसने कमाया। अगर हम इधर देखें रिसिप्ट में, तो बस ये दो ही चीजें काम की है, ये सब तो अदर हेड्स की हैं, ये दो इसकी इनकम है, तो 23 लाख की इसकी इनकम हो गई, 23 लाख। अब इसमें से एक्सपेंसेस लेस होंगे। ऑफिस एक्सपेंस आपको इधर दे रखा था, ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड पेमेंट ऑफ 2000, ऑफिस एक्सपेंस में 2000 का ऐसा पेमेंट है जो कि 23-24 का था, ओके। लेकिन क्योंकि ये कैश बेसिस पे फॉलो करता है, तो इसने ऑफिस एक्सपेंस में अभी इंक्लूड कर रखा होगा, इंक्लूड कर रखा है मतलब कैश में पेमेंट इसने अभी करा है ये, तो हम ऑफिस एक्सपेंस पूरे 18,000 अलाउ कर देंगे, डन। मेंबरशिप फीस भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड ही है। मोटर कार एक्सपेंस और उसके डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना कि 20% ही प्रोफेशन के काम में आ रहा है, तो आप डेप्रिसिएशन और एक्सपेंस दोनों का 20% ही ले लोगे, अपोर्शनमेंट कर दिया आपने, ठीक है। ये आपकी पीजीबीपी की इनकम आ गई, ये इनकम आ गई आपकी पीजीबीपी की। अब अदर सोर्सेज की इनकम कौन सी होगी? इधर जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अदर सोर्सेज में जाएगा, कोचिंग फीस अदर सोर्सेज में जाएगी, और उसका खर्चा भी वही लेस होगा। 1200 में से आप 800 कोचिंग फीस का खर्चा लेस कर दोगे, और 1000 आपकी एग्जामिनर की फीस, ये हमारी जीटीआई आ गई है। पीजीबीपी, अदर सोर्सेज एंड हाउस प्रॉपर्टी, तीनों हेड का काम हमने इस क्वेश्चन में कर दिया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 89। अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि वर्किंग नोट कितने बनाएं। देखो, मॉड्यूल को देख करके कभी भी वर्किंग नोट के नंबर डिसाइड मत करो, जितने वर्किंग नोट्स रिक्वायर्ड हैं उतने वर्किंग नोट्स बनाओ। आपने ऊपर जो भी चीजें डिसअलाउ करी है उन सब का एक वर्किंग नोट बना दो, जो भी चीजें अलाउ करी है उनका एक वर्किंग नोट बना दो, और जो भी वर्किंग नोट्स आप मेंशन कर रहे हो ना, उसका नंबर आप मेन आंसर में जरूर कोट करो कि मैंने इस खर्चे का ये वर्किंग नोट बनाया है, सो दैट चेक करने वाले को पता रहे कि आपको ऐड या लेस करने के पीछे का रीजन भी पता है, ओके। आपने कहीं इधर उधर से देख करके ऐड या लेस नहीं करा, यू नो द रीजन बिहाइंड योर ट्रीटमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। श्री खोटे, ओके। तो नाउ श्री खोटे की टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है,
हमें सबसे पहले काम होता है प्रॉफिट से, ये देख लिया। उसके बाद सीधा आप जाएंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखने। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड टू ब्रदर ऑफ श्री खोटे फॉर लोन टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स। भाई से लोन लिया, लेकिन भाई से लोन लिया किस चीज के पेमेंट के लिए? इनकम टैक्स के पेमेंट के लिए आप लोन ले रहे हो। अब उस पे जो इंटरेस्ट है वो आपका आउटस्टैंडिंग है, डिसअलाउड हो जाएगा। जितना भी इंटरेस्ट आपने पे करा है इस काम के लिए, ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन डिसअलाउड हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर assessee had claimed 45,000 as bad debt, out of which only 35,000 was allowed. During the previous year he recovers 25,000. Okay, मतलब 45,000 के bad debts थे, 35,000 ही अलाउ हुए थे। बैड डेट्स आपने राइट ऑफ कितने करे थे? 35,000 राइट ऑफ करे थे। तो इसका मतलब 10,000 के बैड डेट्स अभी भी नॉट रिटन ऑफ है। जितनी रिकवरी हुई है, रिकवरी टैक्सेबल होगी इन एक्सेस ऑफ अमाउंट नॉट रिटन ऑफ। तो 10,000 का अमाउंट आपने राइट ऑफ नहीं करा था, 10,000 माइनस करके 15,000 आपकी जो इनकम है बैड डेट्स की रिकवरी वो मानी जाएगी, मतलब 15,000 ऐड होगा। नॉट रिटन ऑफ के एक्सेस में जो अमाउंट होता है वो हम ऐड करते हैं। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूआरपीएफ, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूआरपीएफ कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूआरपीएफ की डिडक्शन नहीं मिलती है। अगर आपने ऊपर लिख भी रखा है, हाँ बिल्कुल इसने क्लेम कर रखा है, ये रहा, डिडक्शन नहीं मिलेगी। यूआरपीएफ का ट्रीटमेंट ओनली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही होता है। लीगल एक्सपेंसेस में 2,000 है, पेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, कोई बात नहीं, ये चल सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न बनवाने का खर्चा लगा है आपका। स्टॉक अंडर वैल्यू है 10% से, आपने ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों को अंडर वैल्यू कर रखा है, तो जो आपने क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर रखा है वो तो ऐड होगा, और जो आपने ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर रखा है वो लेस होगा। आपका ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो उसको हमें करना होता है लेस, बिकॉज उसका प्रॉफिट पे इंपैक्ट ऐसा पड़ता है, और जो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है उसे हमें करना होता है ऐड, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है। आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू करा है तो मतलब आपका प्रॉफिट जो है ना कम दिख रहा है, बढ़ाओ उतने से। और अगर आपने ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर रखा है तो मतलब आपका प्रॉफिट उतने से बढ़ा हुआ दिख रहा है, कम करो, ठीक है। गिफ्ट रिसीव्ड बाय अ सप्लायर फॉर अचीविंग टारगेट सेल्स, पीजीवीपी में 1 रुपए का भी गिफ्ट अगर आपको मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होता है। आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन 31/12/25, कस्टम ड्यूटी आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद में पे करी है, अलाउड नहीं होगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू 43B एनी टैक्सेस ड्यूटी सेस पेबल आफ्टर रिटर्न फाइलिंग इज नॉट अलाउड, बट ये अगले साल अलाउ हो जाएगी, इस साल अलाउ नहीं हो रही है, अगले साल अलाउ हो जाएगी क्योंकि पे कर दिया आपने। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसको पता लगा कि उसके कोई फॉर्मर एम्प्लॉय ने 5,000 के कैश की हेरा फेरी करी थी, तो सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग एम्बेजलमेंट ऑफ कैश इज अलाउड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 50,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ ट्रिप टू सिंगापुर फॉर एन एम्प्लॉय फॉर 10 days, 10 दिन का बिजनेस का ट्रिप था, ठीक है। हाउएवर ओनली 8 days इज यूजफुल टू बिजनेस, 2 दिन का हॉलीडे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बिजनेस ट्रिप कितने दिन की थी? 10 दिन की थी ना, तो इसमें कुछ भी आपको डिसअलाउड नहीं करना है। हाँ 10 को अगर आप 12 करते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, लेकिन 10 में ही आपने 8 दिन में अपना काम कर लिया, 2 दिन में आप घूमने निकल गए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जेन्युइन बात है, एक्सेप्टेबल बात है। देखो पूरे इनकम टैक्स में ना, इनकम टैक्स में आप घबरा जाते हो कि भाई हमको प्रोविजंस रटने हैं, याद करने हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रोविजंस पे लॉजिकली सोचोगे ना, नो डाउट कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं, जहां कहीं लिमिट है तो वो लिमिट हमें याद करनी है कि यार इसमें 50,000 है, इतना बेनिफिट है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरा लॉ याद करना है, क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है, अपना एक बार दिमाग चलाओगे ना आप डेफिनेटली करेक्ट ही करोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बस इसमें सोचना है, ज्यादा इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रेंट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटेंशन ऑफ शेड ऑन रेंटेड बिल्डिंग 26,000। रेंट में शेड एक्सटेंशन का भी अमाउंट इंक्लूडेड है, कितना? 26,000। अब अगर आप एक्सटेंशन ऑफ शेड करवाते हो, एक्सटेंशन ऑफ शेड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप इधर से हटाओगे। ठीक है, एज पर सेक्शन 30 ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आप रेंटेड बिल्डिंग है, रेंटेड बिल्डिंग है, आप इसका डेप्रिसिएशन क्लेम करो। ओके आप इसको इधर नहीं क्लेम कर सकते, आप इसका अमाउंट इधर नहीं दे सकते, ये एज पर सेक्शन 30 डिसअलाउड है। However, such extension was completed on 1/5/2025 with a total cost of 50,000. ओके 1 मई 2025 में ये कंप्लीट होगा, मतलब अब 1 मई 2025 में 50,000। तो जब कंप्लीट होगा आप जो भी आपकी कॉस्ट लगेगी आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना, डीम डेप्रिसिएशन। अभी कुछ नहीं करोगे, अभी ये 26,000 डिसअलाउड हो जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस में दो खर्चे हैं, 1200 डोमेस्टिक सर्वेंट पर्सनल नेचर का खर्चा हो गया, अलाउड नहीं है। 2000 का कॉम्पेंसेशन पे करा है एम्प्लॉय को रिट्रेंच मतलब निकाल देने में, बिजनेस का खर्चा है, अलाउड हो जाएगा। अब एक बार जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस करे उसको हम इसमें भी देख लेते हैं। ओके जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हम उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या वो पॉइंट्स थे, क्या क्या हमको ट्रीटमेंट दे रखा है। डन। उससे पहले एक बार P&L में देख लो कुछ ऐसा खर्चा जो हम, हाँ बिल्कुल देखो दिख गया ना, इनकम टैक्स पेड नहीं लगता, अलाउड नहीं है। इसके बारे में हमने देख लिया, लीगल एक्सपेंसेस पढ़ लिया, ये भी हो गया, ट्रैवलिंग भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे रखा है, सब कुछ है। गिफ्ट रिसीव्ड, गिफ्ट आपने इनकम मान ली, वेरी गुड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस भी इनकम मान ली, वेरी नाइस। चलो अब हमको काम कहाँ से शुरू करना है? इस प्रॉफिट से। प्रॉफिट उठाना है, ऐड और लेस करना है, सारे ऐड एक बार में, सारे लेस एक बार में। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है पीजीवीपी के क्वेश्चन को। ये हमने उठाया नेट प्रॉफिट, अब इस नेट प्रॉफिट में हम एक एक करके सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला एडजस्टमेंट आप देखो, इसने करा इनकम टैक्स पेड 2000, इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन कर रहे हो और इनकम टैक्स का डिडक्शन ले रहे हो। कस्टम ड्यूटी डिसअलाउड, यूआरपीएफ डिसअलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा वाला है मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, जिसपे हम ऑलरेडी पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। बिल्डिंग शेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसलिए अलाउ नहीं है। डोमेस्टिक सर्वेंट पर्सनल नेचर का खर्चा है। बैड डेट्स अमाउंट नॉट रिटर्न ऑफ के एक्सेस में चला जाएगा। इनकम हम कितनी मानेंगे? उतनी ही मानेंगे जो एक्सेस ऑफ नॉट रिटर्न ऑफ वाला अमाउंट है। ओके अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम देखते हैं एम्बेजलमेंट अलाउड है एज पर सेक्शन 37 इसलिए लेस कर दिया। स्टॉक का ट्रीटमेंट भी इधर डन है। ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका फुल एक क्वेश्चन है पीजीबीपी का। आप इसके पॉइंट्स भी अगर अच्छे से याद करके जाते हो ना, आई एम श्योर इनफ कि आपको पीजीबीपी छोड़ने की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं पीजीबीपी का पूरा क्वेश्चन मतलब स्किप ही कर दूं। आप स्किप करने के बारे में मत सोचिए पीजीबीपी को, और इसी के लिए मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके so it is for your benefit, please do take maximum advantage. चलिए, with this we are on the last question of our module, illustration number 90. previous year 24-25 प्रॉफिट एंड लॉस राज प्रोप्राइटर, ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है हमको 1.5 लाख का और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इसमें ना आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखा,
डायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन ही गिवन है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000, आप खुद ही खुद को कैपिटल दोगे क्या? खुद ही खुद को कैपिटल नहीं दोगे ना, कोई भी प्रोप्राइटर खुद से ट्रांजैक्शन में अर्न नहीं कर सकता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता है फर्म में, फर्म जो पार्टनर को पे कर रही है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रिक्टली आपका डिसअलाउड हो जाएगा। परचेजेस इंक्लूड्स गुड्स ऑफ 12,000 फ्रॉम हिज यंगर ब्रदर इन कैश, यंगर ब्रदर से कैश में लिया, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड इज 9,000। इधर ना दो सेक्शन लग रहे हैं, इधर आपका 48(2) भी लग रहा है और इधर आपका 48(3) भी लग रहा है। तो हम एक बार के लिए तो 10,000 से अबव के पेमेंट को इग्नोर करेंगे, बिकॉज अगर आप रिलेटिव को एफएमवी से ऊपर का पेमेंट करते हो दैट इज एन ओवरराइडिंग सेक्शन। तो अब हम इसमें ये करेंगे कि भाई 12,000 के गुड्स हैं, आपने पेमेंट करा है 9,000 का, 3,000 का पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगा। अब देखो 12,000 3,000 हटाओ 9,000, अगर ये 9,000 10,000 से ऊपर होता ना तो 40A आप 3 भी लगाते इसके अंदर, आप इसमें 10,000 डिसअलाउड वाला काम भी करते, पर नहीं है इसलिए हम वो वाला नहीं कर रहे हैं, हम केवल मार्केट वाला कर रहे हैं कि भाई एफएमवी से ऊपर वाला। ओके, सो इस केस में ओनली 3,000 डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि आप एफएमवी से ऊपर का पेमेंट कर रहे हो अपने रिश्तेदार को, डिसअलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया बिना टीडीएस काटे 100% पेमेंट विल बी डिसअलाउड। पेनल्टी पेड टू गवर्नमेंट फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करने की पेनल्टी आपने पे करी है और उसको आपने क्लेम कर रखा है, ऐड करिए इसको। जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करी, पेनल्टी लॉ आपने तोड़ दिया, गलत बात है, ठीक है। पेनल्टी पेड टू कस्टमर फॉर नॉन फुलफिलिंग ऑफ ऑर्डर विद इन टाइम, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी अलाउड है, लॉ तोड़ने की पेनल्टी अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है चलेगा, इग्नोर करेंगे, लॉ तोड़ा है इग्नोर नहीं करेंगे। ओके, बैड डेट्स 1 लाख, मनी हैज बीन एडवांस्ड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। अरे भैया बैड डेट्स तो केवल सेल्स रिलेटेड अलाउड है, अदर देन सेल्स कोई बैड डेट होते हैं अलाउड नहीं होते, डिसअलाउड करेंगे हम तो इस बैड डेट को, ठीक है। अदर देन सेल्स बैड डेट होंगे, अलाउड नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपका फाइनेंसिंग का काम है। ओके, आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग्स एम्प्लॉय। अगर आप एम्प्लॉयज में फैमिली प्लानिंग प्रमोट कर रहे हो सो दैट इज अ गुड वर्क, आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ये खर्चा आपका अलाउड है। अब अगर इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड हो। ओके, आगे क्या है, प्रीमियम पेड ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय 6,000 इन कैश। काम तो तुम नेकी का कर रहे हो लेकिन कैश में कर रहे हो, डिसअलाउड है, इसका कुछ नहीं करेंगे। आगे प्रीमियम पेड ऑन हेल्थ ऑफ हिज रिलेटिव 6,000 इन चेक, रिश्तेदार का काम कर रहे हो, हेल्थ ऑफ रिश्तेदार चेक, रिश्तेदार कौन सा हमें नहीं पता। अगर हम 80D के अकॉर्डिंग भी जाएं तो 80D में रिश्तेदार कौन होता है, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, 6,000 इन चेक डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 12,000, 1/2 ऑफ द अमाउंट इज पेड आफ्टर ड्यू डेट। 12,000 का था, आधा अगर आपने ड्यू डेट के बाद में करा है, ड्यू डेट एज पर द रेलेवेंट एक्ट, लेकिन रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले कर दिया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम डिसअलाउड करते हैं अगर आप रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद में करो, ओके। और ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, अगर आप एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रेलेवेंट एक्ट तक नहीं करते हो तो वो डिसअलाउड होता है, एंड दैट टू फॉरएवर। एम्प्लॉय का पैसा लेकर के जेब में रख लिया, जमा नहीं करवाया एक्ट की ड्यू डेट तक, ओके। आगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आरपीएफ, देखो फिर इन्होंने वही बात कर दी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आरपीएफ 1/2 ऑफ द अमाउंट इज पेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ रेलेवेंट एक्ट। मतलब 10,000 तो है, आधा दैट मीन्स 5,000 आपने
एक्ट की ड्यू डेट के बाद में पे करा, एक्ट की ड्यू डेट, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एक्ट की ड्यू डेट कभी माफ नहीं करेंगे, 5,000 डिसअलाउड हो जाएगा। आगे ओके, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स 1000, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेनल्टी नेचर का नहीं है, कॉम्पेंसेटरी नेचर का है, और इसका इंटरेस्ट 43B में भी मेंशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10,000, 5,000 इज नॉट पेड टिल द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। 5,000 आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है, अभी तक रीपे नहीं करा, 5,000 का अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। ये जो 5,000 है ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लेट रिफंड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 500 रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कमाई हो गई है, इनकम मानेंगे लेस हो जाएगा। सेल्स इंक्लूड सेल्स टू राज, ठीक है, 10,000। कॉस्ट, ऐसे गुड्स की कॉस्ट जो थी वो थी 8,000, मार्केट वैल्यू है 12,000, मतलब आपने कंसेशनल प्राइस पे गुड्स दिए हैं। तो सबसे पहले तो देखो राज है कौन, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से याद करें तो हमको क्वेश्चन में ऊपर ही दिखेगा श्रीराज, मतलब हिमसेल्फ। तो अगर आपने सेल्फ को कोई गुड्स दिए हैं, पहले तो उसकी कॉस्ट लो, ठीक है, 8,000 की कॉस्ट आप उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे, और उसके बाद में आप इसका ट्रीटमेंट करोगे। आपने सेल्फ को जो किया है तो वो हो गया पर्सनल नेचर का, सेल टू सेल्फ 10,000, ये आप लेस कर दोगे, 8,000 ऐड हो जाएगा, 10,000 लेस हो जाएगा। ही रिसीव्ड 80,000 फ्रॉम अ डेटर एट अ टाइम इन कैश, 80,000 आपने किसी डेटर से कैश में आपको रिसीव हुए हैं, 80,000 डेटर से कैश में रिसीव हुए हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि हमारी डिसअलाउंस आती है कैश पेमेंट पे, रिसिप्ट पे नहीं। जो अगर आप कहते हैं 10,000 से ऊपर, तो वो 10,000 से ऊपर का पेमेंट हम डिसअलाउ करते हैं। ओके, रिकवरी ऑफ बैड डेट 10,000, आउट ऑफ विच 8,000 was allowed as deduction in the assessment year 2021। तो रिकवरी ऑफ बैड डेट कितना, 2,000 की रिकवरी, 8,000 ऑलरेडी अलाउ कर दिया था, 2,000 की रिकवरी हम अभी लेस करेंगे, ठीक है, ऐड नहीं करेंगे, लेस कर देंगे हम इसको, क्योंकि 10,000 की रिकवरी हुई है और इसमें से 8,000 रिडक्शन अलाउ कर दिया था 2021 में। ओके, ठीक है, तो आप इसको लेस करोगे, आपने इसको P&L में ट्रीटमेंट नहीं करा है, अब हम इसको क्या कर देंगे, इनकम ट्रीट कर लेंगे। आप इसको इधर क्या कर दोगे, इनकम जो कि टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए थी, नॉट टैक्सेबल, लेकिन आपने P&L में क्रेडिट करी हुई है, तो सेम इसमें वो सेल्स वाला पार्ट भी आ जाएगा और ये रिकवरी भी आ जाएगी 2,000 की। डेप्रिसिएशन नॉट बीइंग डेबिटेड इन अकाउंट्स, आपने डेबिट नहीं करा 20,000, एज पर सेक्शन 32 ये डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, तो लेस कर देना 20,000 का डेप्रिसिएशन। ओके, ये रहा सारा। अब आप इधर आराम से इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, और इसी के साथ में अच्छा इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो वर्किंग नोट्स भी बहुत सारे इन्होंने मेंशन करे हुए हैं, ठीक है। एंड विद दिस वी आर डन विद आवर PGBP क्वेश्चंस मॉड्यूल के। मैंने आपको PGBP के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। स्टिल आपको किसी पॉइंट में डाउट आता है, आप डेफिनेटली उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल, थैंक यू। एंड फर्दर और भी वीडियोस आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड।